बी। बी। बी फॉर बॉल। बी। नहीं, इसका आंसर ए है। ये कह रहा है जॉन एंड मैरी आर इन पार्टनरशिप आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन द करंट अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर हैड अ डेबिट बैलेंस। व्हाट माइट हैव कॉज द डेबिट बैलेंस? जॉन एंड मैरी आर इन पार्टनरशिप, पहली बात। आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन द करंट अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर हैड अ डेबिट, यानी इनके जो करंट अकाउंट है उसके अंदर आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो उसको क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन वो करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट आ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट माइट हैव कॉज द डेबिट बैलेंस, देखिए अगर वो ड्राइंग करेंगे तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लॉस फॉर द ईयर, यानी ज़ाहिर लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो वो भी करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। और जो सैलरीज उनको मिलती हैं, सैलरीज दे आर इंटाइटल्ड, वो भी करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है। इसलिए 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन राइट है। यहाँ तक क्लियर? तो एक सेकेंड, 17 का आंसर क्या है? ए। इसको आप दोबारा ट्राई करें सर। ठीक है, इसका आंसर ए है, इसको दोबारा ट्राई करके बताएं मुझे आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमारा। और कम आ रहा है? नहीं, इसका आपको ना करंट अकाउंट बनाना होगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्लेस करें। ये रेजुलर लॉस डेबिट साइड पे आएगा, सैलरीज डेबिट साइड पे आएगा। ये टोटल सैलरीज है, ठीक है। टोटल कैपिटल 27,000, टोटल ड्राइंग 14,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये 714,000 डेबिट साइड पे आएंगे, 27,000, 5,000, अच्छा 3,000 भी डेबिट साइड पे आएगा, और 5,000 और ये कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों क्रेडिट साइड पे आएंगे। अच्छा, अब जरा ट्राई करें। उसका पॉइंट्स डेबिट साइड पे आएंगे ना। ड्राइंग डेबिट साइड पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड पे आएगा, लॉस भी डेबिट साइड पे आएगा।
ओके, नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा। 347, एक सेकेंड। हम्म, अच्छा, अगर आपको एप्रोप्रिएशन याद हो, ठीक है, पहले हम वो फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे आता है ना वो, क्या कहते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, हमें फाइंड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। तो वो दिया हुआ 700। लेस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये दोनों लेस होते हैं। तो सैलरी दी हुई 5000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 27,000। तो इसका मतलब इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे 5000, और ये 27,000 ब्रैकेट में रख देंगे। ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे रेजिडुअल लॉस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यानी प्रॉफिट में 700 ऐड होगा, ये दोनों माइनस होंगे, तो उन्होंने हमें दिया हुआ है -3000। ये क्या है? रेजिडुअल लॉस। यानी या तो यहाँ पे रेजिडुअल प्रॉफिट आता है या रेजिडुअल लॉस आता है। वो उन्होंने दिया हुआ 3000, ठीक है। और ये डिवाइड हो जाता है अमंग पार्टनर। यहाँ तक क्लियर है? अब हम करंट अकाउंट बना लेते हैं। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है। ये कितना है? 5,000, ठीक है। ये जो पार्टनर के गेन होते हैं वो इधर आएंगे। सैलरी ये 27,000 है, ठीक है। अगर रेजिडुअल जो प्रॉफिट है जो पार्टनर के दरमियान डिवाइड हो जाता है वो राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड। लेकिन वो बेसिकली लॉस टू बी शेयर्ड आ गया, तो 3,000 इधर आ जाएगा, सैलरी ठीक है। तो 27,000 प्लस वन कैपिटल। नहीं, अगर एप्रोप्रिएशन अगर आप देखें ना, हमें चाहिए प्रॉफिट पर ईयर ना, उसमें 700 ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है, सैलरी माइनस होता है। तो ये आता है यहाँ पे, या तो रेजिडुअल प्रॉफिट आता है या रेजिडुअल लॉस आता है। इन्होंने हमें रेजिडुअल लॉस दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 3,000, ठीक है। अगर आपको पार्टनरशिप का करंट अकाउंट याद हो तो क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, और प्रॉफिट टू बी शेयर्ड आता है, ऐसी। जी। लेकिन प्रॉफिट टू बी शेयर्ड तो है नहीं, उसकी जगह है लॉस टू बी शेयर्ड। वो जो प्रॉफिट टू बी शेयर्ड होता है ना उसको रेजिडुअल प्रॉफिट कहते हैं, अगर वो प्रॉफिट आता है। इसका मतलब लॉस दे रहा है ना, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम है जो अपने फाइंड करना है। तो क्रेडिट साइड जो पार्टनर के गेन है ना वो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगे ना। 5,000 क्या है? पार्टनर का गेन है। 27,000 ये भी पार्टनर के क्रेडिट साइड पे आ गया। अब ये फर्म का लॉस है वो डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700 ये भी डेबिट साइड पे आएगा। और जो ड्राइंग्स हैं 14,000, सॉरी ड्राइंग तो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो हमने फाइंड करना है ना प्रॉफिट पर दी है। तो यहाँ पे हमें वो प्रॉफिट फाइंड करना है। तो इसका टोटल करें 5,000 और 27,000, 32,000 आएगा। सही है। जी। जी। ठीक है। तो अब ये माइनस करें, 3,000 और 700 कितना आ रहा है?
2830. दोबारा बताएं कितना आ रहा है? 28। हाँ, इसका आंसर सी है ना? इसका राइट आंसर सी है। ठीक है। ओके, 17 का आंसर क्या है? दोबारा बोले। दोबारा बोले। नहीं, इसका आंसर है ए। अभी कौन सा? सॉरी, 17 का आंसर तो हो गया ना? अच्छा, 17 के आंसर में जो 28,300 है ना, उसमें से हम 14,000 भी माइनस करेंगे। वो हमने करंट अकाउंट जो बनाया था। एक सेकेंड। तो यहाँ पे आ रहा था 5,000। ठीक है। और यहाँ पे आएगा 27,000। और यहाँ पे लॉस आएगा 3,000। और टोटल ड्राइंग 14,000 ये भी आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700 है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ठीक है। तो अब आप निकालें। पहले ये आया था ना 28,300। इसमें 14,000 माइनस कर लें तो बेसिकली ये आंसर है इसका, ए। अच्छा, 18 का आंसर क्या है? सी फॉर कैट। ठीक है। और 19 का? दोबारा बोले। 19 ही हुआ. नहीं किया, ठीक है, देखते हैं। 20 का? नहीं, इसका डी है। ठीक है। बिजनेस हैज अ रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 17 टाइम। व्हाट इज द न्यूमरेटर इन द कैलकुलेशन? से वो इन्वेंट्री टर्नओवर फार्मूला याद है? इन्वेंट्री टर्नओवर ऊपर क्या आता है? अच्छा, ये टाइम्स में है। ठीक है। तो बेसिकली ये ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है ना, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो आप देखें कि तो इसका आंसर है 20 का डी, क्रेडिट सेल। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? क्रेडिट सेल आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगा। ये आंसर। वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है ना, और नीचे एवरेज स्टॉक आता है। यही है फार्मूला ना। मार्किंग सी में इन्होंने गलत दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ क्रेडिट सेल, जबकि ये तो कॉस्ट ऑफ सेल होना चाहिए। डिनोमिनेटर में एवरेज स्टॉक आता है, मगर क्रेडिट सेल तो कहीं आता ही नहीं। तो इसका राइट आंसर सी है। आपने क्या बताया था? ए नहीं है, वो तो एवरेज में। हाँ, एवरेज में नीचे आता है ना। ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। तो ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ सेल, और नीचे एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। ओके, 21 किया। ठीक है। 22? नहीं, इसका आंसर सी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 22 का सी है। सी में है सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो 22 का राइट आंसर सी आ रहा है।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से तो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। इसका राइट आपने क्या बताया था, ए बताया था? डी। नहीं, डी नहीं है। कह रहा है कि फिक्स, इसका राइट आंसर ए बन रहा है। स्टेप कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है, तो डी तो रॉन्ग हो गया ना। तो वो अकॉर्डिंग टू इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इंक्रीज प्रोडक्शन, तो उसके हिसाब से तो इंक्रीज नहीं होती ना, ये तो सेम एक सर्टेन पीरियड तक सेम रहती है। सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होती है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन पीरियड पर चेंज होती है, यहाँ पे लिखा फिक्स कॉस्ट रिमेन एज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का प्रोपोर्शन नहीं होता वो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो एक सर्टेन पीरियड पर फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। अब राइट ऑप्शन इसका ए है, मार्किंग सी में सी दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन लेवल ऑफ, ये बिल्कुल सही राइट ऑप्शन। ठीक है, 23 किया आपने। डी। बी फॉर बॉल। जी। ठीक है, 24। ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। अच्छा, आपको मैंने इसके टॉपिकल भेजे थे ना, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, 25। डी। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। बी फॉर बॉल। डी फॉर डॉग। हाँ ठीक है, डी डी इज द राइट ऑप्शन। 26 किया आपने। बी। हाँ, बी फॉर बॉल। डी फॉर बॉल। ठीक है, 27। डी। ए आ रहा है, चलिए ये भी डिस्कस करता हूँ। 28। बी। ठीक है, 29। ए। नहीं, सी है। व्हाट डज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट। तो 29 का सी, इंक्रीज कंट्रीब्यूशन। व्हाट डज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 30। डी। हाँ, डी फॉर डॉग। डी फॉर बॉल। अच्छा, बी बोला आपने। जी। नहीं, इसका डी है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 30 का आंसर डी है। 2 एंड 3 ओनली। 2 में क्या लिखा हुआ है, टू सेट द सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट टू अचीव टारगेटेड प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हम यूज करते हैं, एनालिसिस यूज करते हैं। हमने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि किस लेवल पे प्रॉफिट आ रहा है, किस लेवल ऑफ सेल पे लॉस आ रहा है, ताकि हम उसको मिनिमाइज कर सकें। यानी हमें कितने यूनिट सेल करने हैं कि हम प्रॉफिट को अचीव कर लें। एक तो 2 है, टू सेट द सेलिंग प्राइस फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्योंकि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हर एक का सेल लेवल ऑफ सेल डिफरेंट होगा। ठीक है, इसीलिए हर एक का प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा।
यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, जो क्वेश्चन अभी डिस्कस की नहीं किए मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। तब तक आपने क्या करना है, आपको जो मैंने पहला भेजा है ना, वो जो टॉपिकल, क्या भेजा है Okay. मैंने, वो क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर के है ना। जी। आपको मैंने पहला भेजा है, ये लिखा होगा लेबर कॉस्टिंग। Limiting costing. हाँ, लेबर कॉस्टिंग है ना पहला, फिर बोनस है, फिर बोनस ओवर टाइम है। हाँ नहीं, यूनिट 24, ये लिमिटिंग फैक्टर। इसके ये जो टॉपिकल दिए मैंने, ये जरा सॉल्व करें, ठीक है। Okay. पहले मैं टॉपिकल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ। आप मुझे 5 मिनट दे दें, ठीक है। So. तब तक आप ये लिमिटिंग फैक्टर सॉल्व करें, ताकि आपका टॉपिकल भी क्लियर होता जाए।
कर दिया आपने? जी। कितने कर लिए? 5 कर लिए? सारे करिए। ओके, ये 24.1 किया ना आपने पहले? जी। तो कर दो। ओके, पहले का आंसर क्या है? सी। सी फॉर कैट? सी का। नहीं, इसका आंसर है डी। ये लिखा हुआ है, a manufacturer has limited labor hours. A manufacturer has limited labor hour available to produce three types of product. Which factor should be considered in order to maximize the profit? बेसिकली लेबर आवर लिमिटेड है ना, जी। तो इसमें फिर हमने अगर जो फैक्टर लिमिटिंग होता है उसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है? तो ये डी में क्या लिखा हुआ है? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ऑफ ईच प्रोडक्ट। जो भी काइंड ऑफ रिसोर्स लिमिटेड होगा, अगर लेबर होगा तो लेबर का कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, अगर मटेरियल होगा तो मटेरियल का करेंगे, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर? ओके, टू का आंसर क्या है? डी। नहीं, इसका आंसर ए है। ये कह रहा है विच फैक्टर विल डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान इन अ लिमिटेड रिसोर्स सिचुएशन। तो जाहिर है जो लिमिटेड होगा, जैसे लिखा हुआ ना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, अब इसका राइट ऑप्शन ए है। बाकी क्यों नहीं है? मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ, हम प्रॉफिट कंसीडर ही नहीं करते हैं, वो हमें तो फाइंड आउट करना होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, वो भी हम इग्नोर कर देते हैं, हमें तो देखना होता है कंट्रीब्यूशन। अब ए है, ए सही है, बी सही है। बी में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो हम पर यूनिट नहीं देखते,
हम या तो मटेरियल को देखते हैं या लेबर को देखते हैं, लेबर आवर को देखते हैं या वेरिएबल ओवरहेड को देखते हैं या फिक्स ओवरहेड को देखते हैं, ये मेंशन होता है कि लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा। ए में दिया हुआ ना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। अब लिमिटेड रिसोर्स क्या हो सकता है, या तो लेबर होगा या मटेरियल होगा या वेरिएबल ओवरहेड होगा। इज दिस क्लियर? जी। 3 का आंसर क्या है? सी। हाँ ठीक है। 4 का सी। नहीं, 4 का ए है। ये कह रहा है कंपनी लिमिटिंग फैक्टर इज प्रोडक्शन मटेरियल, यानी इसका लिमिटिंग फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन मटेरियल। इट मैन्युफैक्चर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, which product should it manufacture first in order to maximize profit। तो हम वो प्रोडक्ट पहले बनाते हैं, ठीक है, जैसे ए में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट मेकिंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल लिमिटेड है तो उसका पर किलो ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर किलोमीटर ऑफ रिसोर्स, या रिसोर्स का नाम लिखा हुआ है तो उसके आगे वो आ जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट मेकिंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल शॉर्ट है ना, जी। तो उसका पर किलो या पर लीटर या जो भी काइंड ऑफ यूनिट दिया हुआ है उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे। 5 का आंसर क्या है? ए। ठीक है। 6 का आंसर क्या है? डी। डी फॉर डॉग। जी। डी फॉर डॉग। एक सेकंड, नहीं, इसका राइट आंसर है सी। तो एक दफा फिर देखें। हाँ, इसका राइट ऑप्शन है सी। ई में क्या लिखा हुआ है, द वन विद द लोअर कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ मटेरियल। अब क्यों? अ कंपनी produces 2 different products which use the same material, ठीक है। 1 month there is a shortage of material, तो मटेरियल शॉर्ट हो गया ना, तो उसी का कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। एंड द कंपनी नीड टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट, ऑफ विच प्रोडक्ट शुड द कंपनी रिड्यूस प्रोडक्शन फर्स्ट। अब इसका राइट ऑप्शन सी है। सी में क्या लिखा हुआ है, द वन विद द लोअर कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ मटेरियल। हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे पहले जिसका हायर कंट्रीब्यूशन हो, और जिसका लोअर होगा उसको बाद में बनाएंगे। वो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं ऑफ विच प्रोडक्ट शुड द कंपनी रिड्यूस प्रोडक्शन फर्स्ट। ये पॉइंट क्लियर है? जी। ठीक है। अब हम अपने ईयरली पे जाते हैं। आगे वाले किए आपने? नहीं। चले हम पहले वो ईयरली के जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो डिस्कस करने थे पहले वो कर लेते हैं। आपने ये टॉपिकल कर लेने ताकि इसमें जो इशू है वो साथ साथ क्लियर होते थे। सही। अच्छा, आपने पहला क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था? 19। 19 छोड़ा था। अच्छा, 19 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड कंपनी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 30। ओके, ये टोटल इक्विटी दी हुई है, प्रॉफिट दी है। On 30 June, there was a bonus issue of 20,000 ordinary share dollar. Okay. On 31st December, the following decisions were made. यानी 30 जून कब आ रहा है? हाँ जी, 31 दिसंबर बिजनेस पीरियड एंड हो रहा है। और ड्यूरिंग द ईयर 30 जून को उनके पास बोनस शेयर, देयर वाज अ बोनस इशू ऑफ 20,000। और फिर कह रहा ऑन 31st December the following decisions were made. The building are to be revalued at 250,000. These had cost 200,000 and the accumulated deficit was 50,000. ठीक है। There is to be a transfer of 5,000 to the general reserve. What is the total equity
on 31st December after these adjustment have been made. ओके, यानी बिजनेस जब शुरू हुआ तो आपके पास टोटल लिक्विडिटी थी 492,000, ठीक है, ये ओपनिंग है। ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट अर्न किया 70,500। ओके, डिविडेंड पेड है 24,000, डिविडेंड प्रपोज 12,000, प्रपोज को तो हम इग्नोर कर देंगे। ऑन 30 जून देयर वाज अ बोनस इशू ऑफ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ डॉलर ईच। ओके, अब ये सारी ट्रांजेक्शन है जिसका हमने इम्पैक्ट देखना है कि टोटल इक्विटी पे, ये ओपनिंग इक्विटी, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंज आया, ठीक है। ओके, देखें इसमें आपके पास ओपनिंग इक्विटी दी हुई है 492,000, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो ब्रॉट डाउन इधर कर सकते हैं 492,000, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर वो भी इधर आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 70,500। इससे आपकी इक्विटी इंक्रीज होती है, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर डिविडेंड पेड, इससे आपकी इक्विटी डिक्रीज होगी क्योंकि रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो रिटेन अर्निंग डेबिट होगा, इसका मतलब ये कि 24,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। डिविडेंड पेड, अच्छा, ऑन 30 जून देयर वाज अ बोनस इशू ऑफ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर डॉलर। अगर बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो वो होता है आउट ऑफ रिजर्व, आउट ऑफ रिजर्व। इसका मतलब इसमें से कोई एक रिजर्व, यानी अभी तो एक ही रिजर्व पड़ा प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो हम रिटेन अर्निंग डेबिट कर देंगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, तो इससे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो, इंक्रीज हो रहा है, रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी अगर आपकी इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो सेम टाइम पे डिक्रीज भी हो रही है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब फिर कह रहा है ऑन 31st December द फॉलोइंग डिसीजन वर मेड, द बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यूड एट 250,000, दीज हैड कॉस्ट 200,000 एंड अकोमोडेशन कॉस्ट 50,000। तो जिस एसेट को हम रीवैल्यू करते हैं सबसे पहले हम उसकी नेट बुक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जब हम रीवैल्यू करते हैं तो उसका पुराना डेफिनेशन कैंसिल हो जाता है। तो कॉस्ट है 200,000 माइनस डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, 150,000 आ गई, सही है। और आपकी न्यू वैल्यू क्या है, 250,000, तो 250 और 150 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100,000।
तो बिल्डिंग बिल्डिंग जो है वो डेबिट हो जाएगा 100,000 से। तो क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसका मतलब 100,000 यहाँ आ जाएगा। समझ आए? जी 100,000 से बिल्डिंग आपकी रीवैल्यू अपवर्ड, तो आपका रिवैल्यू रिजर्व क्रिएट हो गया, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा, फिर लिखा देयर इज टू बी ट्रांसफर ऑफ 5,000 टू द जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का मतलब है कि ये रिटेन अर्निंग से निकाला जाएगा। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 5,000। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर रिटेन अर्निंग से आपका रिजर्व डिक्रीज, इक्विटी डिक्रीज हो रही है, तो जनरल इंक्रीज हो रहा है, नील इफेक्ट। इन तीनों को ऐड कर लें और ये माइनस करें, तो आपका क्लोजिंग कैरिड ऑन आए, वो इक्विटी आ जाएगी। कितनी आ रही? 638,500. हाँ, तो डी आ गया ना, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा था? ट्वेंटी थ्री। जी नहीं 23 सही था 24. 23 हो गया था। जी 24। अच्छा, अच्छा देखें, इसमें कह रहा है जॉब कॉस्ट शीट शोड द फॉलोइंग एस्टिमेट। मटेरियल है 680, लेबर एट $20 पर आवर 200। ठीक है, लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? 200। ओवर एट $10 पर लेबर आवर 100। ये सारी कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, प्रॉफिट इन्होंने 280 शो किया हुआ है, और प्राइस ऑफ द जॉब 1268। ठीक है, अब ये कह रहे हैं व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट। हाँ, इसमें एक चीज़ है, द जॉब एक्चुअली टुक 25% मोर लेबर आवर देन वर एस्टिमेटेड। अच्छा, अब ये क्या है, पूरा एस्टिमेट है कि हमारा मटेरियल 680 लगेगा, लेबर हमें पड़ जाएगी 200 की, ओवर 100 पड़ जाएगा, प्रॉफिट 280 आएगा, और प्राइस ऑफ द जॉब 1260। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो आपने लेबर कॉस्ट लिखी हुई है, ये तो एस्टिमेटेड है, और जबकि आपका जी टाइम जो है वो 25% ऊपर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? लेबर आवर। क्या फाइंड करेंगे? लेबर आवर्स. तो लेबर आवर किस तरह फाइंड होगा कि आप इसका फार्मूला लिख लेंगी, लेबर आवर
यानी हम लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आवर रेट पर आवर से, रेट पर आवर। तो लेबर कॉस्ट 200 है और रेट पर आवर कितना है 10, सॉरी 20। तो आपके पास 10 आ जाएंगे, आवर कितने आ जाएंगे 10 आवर आ जाएंगे। और वो कह रहा है कि 25% आपने आपके लेबर आवर ज़्यादा लगे, तो जॉब एक्चुअली तो 25% मोर लेबर आवर। ठीक है, हमारे हिसाब से 10 जी लगने चाहिए थे। अब इसका 25% कितना आएगा 2.5 आएगा। जी यहाँ 10 को हम डायरेक्टली 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये देखें 12.5 आ जाएंगे। यानी आपके जो एक्चुअल आवर लगे हैं वो 12.5 लगे। ये पॉइंट क्लियर है। जी अच्छा, अब एक सेकंड। ओके, अच्छा अब आपके पास 12.5 आवर आ गए ना, जो हमारे 2.5 एक्स्ट्रा लगे। अब हम इसकी बेस पे लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लेबर कॉस्ट। तो लेबर आवर इंटू रेट पर आवर। लेबर आवर 12.5 है और रेट पर आवर आपका 20 है, तो ये आ जाएगा आपकी न्यू लेबर कॉस्ट आ जाएगी 250। कितनी आ जाएगी, यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। तो लेबर से मल्टीप्लाई किया है ना हाँ मतलब लेबर आवर को जो आपने 12.5 निकाले ना मैंने, पर उसको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट पर आवर तो वही है ना $20। तो पहले लेबर जी कॉस्ट आपकी एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट थी 200, लेकिन 25% एक्स्ट्रा टाइम लग गया ना, उसकी वजह से लेबर कॉस्ट चेंज हो जाएगी। पहले आपकी ये वाली लेबर कॉस्ट थी ना, जी ठीक है ना। अब आ जाएगी $250। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अच्छा, फिर जी वो अब ये जो ओवरहेड है, ओवरहेड एट $10 पर लेबर आवर, ये आ रही 100, क्योंकि ये जो ओवरहेड है लेबर आवर की बेस पे हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यानी ओवरहेड ये भी चेंज हो जाएगा ना, 12.5 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 125। तो आपका ओवरहेड भी चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जी अब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये आपकी सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस 1260 है। इसमें से एक तो ये मटेरियल कॉस्ट माइनस हो जाएगा 680, ठीक है। ये 250 माइनस हो जाएगा न्यू लेबर कॉस्ट, और 125 माइनस हो जाएगा। तो देखें क्या निकल रहा है, 205 यस। तो 205 जो है ना एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई, ओवरहेड आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि 2.5 आवर आपके एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, जी ओके। तो नेक्स्ट कौन सा था, 27 7।
तो देखें इसके अंदर डेटा दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा अप्लाइज टू द बजट फॉर अ जॉब। एक तो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 4800, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2200, मशीन आवर दिया हुआ है 240। अब ये कह रहा है डायरेक्ट लेबर इज एम्प्लॉयड एट एन आवरली रेट ऑफ $11। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड आर चार्ज at $25 per direct labor hour, and an amount for selling and distribution overhead is calculated at 20% of factory cost. Factory cost का मतलब total cost. What is the total cost of the job? अब हमें total cost निकाली, इन्होंने हमें वेरिएबल कॉस्ट दी भी, दो फिक्स कॉस्ट है, एक प्रोडक्शन ओवरहेड और एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये हमें फाइंड करनी। ठीक है, एक सेकंड में डिस्कस कर। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इसकी ना टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होगी ना, तो फाइंड करिए। अब उसके अंदर टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ गया 4800 और डायरेक्ट लेबर आ गया 2200, ये तो गिवन है। अब हमें इसका प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड किस पे कैलकुलेट हो रहा है? $25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने लेबर आवर फाइंड किए थे, ठीक है, डायरेक्ट लेबर इज एम्प्लॉयड एट एन आवरली रेट ऑफ 11। अभी 2200 लेबर कॉस्ट है, ठीक है, लेबर आवर फाइंड कर लेंगे ना, लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय रेट पर आवर। लेबर कॉस्ट 2200 है, डिवाइड बाय 11 तो कितना आएगा? 200। ये पॉइंट क्लियर है कि हमने लेबर आवर क्यों फाइंड किए? क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट हो रहे हैं लेबर आवर की बेस पे, और हमें यहाँ पे लेबर आवर गिवन नहीं है। तो हमें टोटल लेबर कॉस्ट गिवन है दैट इज 2200, और एक लेबर हमें पड़ रही है पर आवर डॉलर एक, यानी पर आवर जो हम रेट पे कर रहे हैं वो $11 है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? नहीं, कहीं पे जी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। सबसे पहले हम लेबर आवर फाइंड करेंगे, वो कैसे होगा कि लेबर कॉस्ट को रेट पर आवर से डिवाइड कर, तो आपके पास 200 लेबर आवर आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड कह रहे हैं कि $25 दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं? जी $25। अब ज़ाहिर है प्रोडक्शन ओवरहेड हम यहाँ लिख दूंगा POH, तो यानी कितना आ जाएगा? 25 इंटू 200, 25 इंटू 200, ये 5000 आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? इन तीनों का आप ऐड करेंगी जी तो ये 12000 आ जाएगा। ये ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब इसके अंदर हमने एडमिन कॉस्ट इंक्लूड करनी है, ये नीचे लिखा है ना डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो इंक्लूड करना है। अब वो कह रहा है कि 20% है फैक्ट्री कॉस्ट का 20%, तो हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट है ना 12000 है। इसके अंदर ऐड करेंगे कितना? 20%, और 12000, 12000 का 20% निकालें। 2400 2400, जी तो इसमें ऐड कर देंगे तो 14400 आ जाएगा। तो ये सी आंसर। ये पॉइंट क्लियर है? जी नेक्स्ट कौन सा था? बस यही था। ठीक है, ठीक है, तो आप कल तक क्या कर लेंगी? टॉपिकल, जी और आपको ईयरली भेज दूं या नहीं?
भेजते हैं। यदि भेज दो, लेकिन पहले आपने टॉपिकल कर लेने, ठीक है, ताकि टॉपिकल जो भी इशू है हम पहले आप सॉल्व कर लेना। मैं आपको मार्केट कॉस्टिंग के भी क्वेश्चन भेज दूंगा ताकि फर्दर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।